हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग एएमआरएस एग्ज़ाम्स के PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने एएमआरएस के TGT के जो जनरल पेपर होता है, कंपलसरी पेपर, उसके जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद TGT सोशल साइंस मतलब कि TGT SST के जितने भी क्वेश्चंस थे, PYQ थे, उनको डिस्कस किया था। और आज हम लोग बात करेंगे एएमआरएस के PGT के अनिवार्य मतलब कि जो कंपलसरी पेपर होता है, जो सभी में पूछा गया था, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें सभी पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, हिंदी लैंग्वेज भी होगा, लेकिन सिर्फ इसमें रीजनिंग नहीं शामिल होगा। बाकी हम लोग सभी जनरल पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले दिसंबर के एएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और कैसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से। तो जो पुरानी वीडियो उनको भी देखना मत भूलिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस की, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय जर्मनी में बनाया था। तो जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाया जर्मनी में। उनके द्वारा ही उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ये हो जाएगी द बाइबल। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से जो जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, उसके एंजाइम अपरद को और अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं। तो वो करते हैं अपचय के माध्यम से। नेक्स्ट है गुणवत्ता परक शिक्षा मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। किस रूप में है? तो वह स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह कार्यान्वयन योजना का द्योतक तथा निरूपक है, मतलब कि इंडिकेटिव है तथा सजेस्टिव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये हो जाएगा 2035 तक। और इसका उद्देश्य क्या था कि व्यावसायिक शिक्षा सहित जो हायर एजुकेशन है उसमें सकल नामांकन अनुपात को जो 2018 में 26.3% था उसको 2035 में बढ़ाकर 50% तक करना है। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जारी की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये SDG गोल 4 के अनुरूप है। नेक्स्ट है 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी थी? तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। मिल्पा, रोका तथा लदांग ये निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम है? तो ये तीनों ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब कि स्थानांतरित कृषि के नाम हैं अलग अलग देशों में। जैसे कि भारत में जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूमिंग कहते हैं। मैक्सिको तथा मिडिल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है तथा लदांग के नाम से जानते हैं मलेशिया में। नेक्स्ट है करंट बेस्ड क्वेश्चन था कि 2022 में साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था उदयनाथ झा जी को। नेक्स्ट है असर्शन है, कह रहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही द्विसदनीय विधानमंडल है। करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है कि दोनों देशों के जो विधानमंडल है उनके जो उच्च सदन है उसमें अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। पूरी तरह से गलत है। इसका कारण क्योंकि जो विधानमंडल है वहाँ पे जो उच्च सदन है, ठीक है, विधानमंडल के उच्च सदन में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे जो सीटों की संख्या आरक्षित की गई वो एक समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। नेक्स्ट है बजट से क्वेश्चन था और जो TGT का जनरल पेपर था उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कथन कह रहा है कि केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में जो वित्तीय वर्ष 2020 था इसके बजट प्रस्तुतिकरण के समय से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई थी। तो इसका कथन गलत है क्योंकि ये 2017 से शुरू किया गया था, ना कि 2020 से। और कारण इसका कह रहा है कि बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र की शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत जो तारीख है उससे पहले ही निर्धारित की गई है। तो यह इसका कारण सही है लेकिन इसका स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन था कि इसके बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है। पहली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 1947 में प्रकाशित की गई थी, ये गलत है। ये की गई थी सबसे पहली बार 1987 में प्रकाशित, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्वैवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट निकाली जाती है, तो ये करेक्ट है एकदम, ऑप्शन बी। थर्ड कह रहा है कि ISFR के वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% कितना है वनाच्छादित है, तो इसका सी भी करेक्ट है। और जो ISFR 2021 है इसके प्रतिवेदन में पिछले मूल्यांकन की तुलना में जो वनाच्छादित क्षेत्र है इसमें ह्रास देखा गया, मतलब कि कमी देखी गई है, तो इसका डी भी करेक्ट है। सिर्फ इसका ए गलत है, इसका सही है बी, सी एंड डी। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड, नॉलेज ऑफ ICT। इसमें पहला कह रहा है कि मैकेफी प्लस किसका एग्जाम्पल है, तो यह एक प्रकार का एंटी वायरस है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। इस विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था TGT के जनरल पेपर में, उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था, उसमें भी ऐसा ही एकदम क्वेश्चन था, बस वहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ और बनाना था। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगी वन ड्राइव। नेक्स्ट है अधिकांश MS विंडो एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक शॉर्टकट की कौन सी है कॉपी करने के लिए, तो ये हो जाएगी Ctrl+C। वहाँ पे भी शॉर्टकट की पूछी गई थी। और ओपन फाइल के लिए होती है Ctrl+O और प्रिंट के लिए होती है Ctrl+P। नेक्स्ट है पावर बैकअप उपकरण UPS। इसका अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये हो जाएगा यूनी इंटरप्टिबल पावर सप्लाई। और यह एक ऐसी प्रणाली होती है जो कि जब लाइट चली जाती है, लाइट की आपूर्ति बाधा होने पर भी जो संवेदनशील उपकरण होते हैं उनको निरंतर शक्ति प्रदान करती है, ताकि जो डेटा लॉस होता है या फिर सिस्टम क्रैश होता है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में जो वायरस होता है उसके आने का एक स्रोत नहीं होता है, सोर्स नहीं होता मतलब कि, तो प्रिंट आउट से वायरस नहीं आ सकता। और ये डिटो सेम क्वेश्चन TGT के जनरल पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है, साइबर क्राइम कौन सा नहीं है। क्या इंटरनेट पर वैयक्तिक जानकारी का दुरुपयोग करना, ये तो साइबर क्राइम है। वैयक्तिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो नकली ईमेल या फिर फेक ईमेल का प्रयोग करते हैं वो भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। और इसमें सी कह रहा है कि किसी स्टोर से मॉनिटर को चुरा लाना, तो ये तो एक प्रकार की चोरी हुई, ना कि कोई साइबर क्राइम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें पूछा था कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो उपकरण है उनको कौन सा एक समूह है जो केवल इनपुट डिवाइस है। और वहाँ पे भी जो TGT का जनरल पेपर था वहाँ पे भी सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन था। तो इसमें जो जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर होता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजने के लिए 2 स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं, तो वो बनाते हैं पैन के नेटवर्क को। पैन मतलब कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वहाँ पे एक क्वेश्चन था लैन से रिलेटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, तो ये विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और बिंग की बात करें तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, तथा एच की बात करें तो एच वेब ब्राउजर है। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा विंडोज़। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 की टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है, तो मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है, मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, तो यह विद्यार्थियों में अधिगम मतलब कि जो लर्निंग है वो करा पाने की योग्यता ही कहलाती है मुख्यतः प्रभावी शिक्षण, मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग। तो जो कोई कक्षा होती है वहाँ पे प्रभावी शिक्षण कौन सी होती हैं या फिर इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होती हैं, तो उनका प्रयोग, जिनका प्रयोग हम शिक्षक छात्रों की उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। और शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित होती हैं, छात्र केंद्रित होती हैं, या फिर दोनों का मिश्रण भी हो सकती हैं। मुख्यतः जो प्रभावी शिक्षण होता है इसका प्रकार क्या होता है कि विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता, ठीक है, शिक्षक की विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता ही कहलाती है प्रभावी शिक्षण।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का एक उदाहरण नहीं है, मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें जो छात्रवृत्ति परीक्षण होता है, संचयी अभिलेख होता है और वार्षिक परीक्षा, ये तीनों तो अधिगम के आकलन हैं, लेकिन असेसमेंट ऑफ होमवर्क जो गृह कार्य का आकलन होता है वही अधिगमन के आकलन नहीं है। और अधिगम के आकलन को ही हम योगात्मक आकलन कहते हैं। और जो इस प्रकार के असेसमेंट होते हैं इनका प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें जो अधिगम है उसकी अवधि एक सत्र हो सकती है या एक वर्ष भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो गृह कार्य है इसका आकलन रचनात्मक या फिर अधिगम के लिए आकलन का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए डी, ना कि ए। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन यदि हम बाकियों की बात करें तो जो प्राचार्य हैं और उनके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए तथा उनकी मध्यस्थता की मांग करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी टीचर को उनसे पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई में क्यों नहीं रुचि ले रहे हैं, नहीं, ये भी मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं होगा। उन्हें समझना चाहिए कि पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, तो ये भी सही आंसर नहीं है। इसका सिर्फ आंसर बी सही होगा कि उनकी पढ़ाई में रुचि ना लेने के हमें कारणों का पता लगाना चाहिए, और यदि कारण का पता लग गया तो एक सुधारात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। शिक्षक के द्वारा पूर्णता नियंत्रित जो यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट में क्या होता है, शिक्षक के द्वारा पूर्णता नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही है। कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय टीचर होता है। यूज्ड फॉर रेमेडियल पर्पस, मतलब कि उपचारात्मक कार्य के लिए होता है, ये भी करेक्ट है। मानकीकृत, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, नहीं, इसका ऑप्शन सी ही गलत है। इसका यूनिट टेस्ट से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि हम डी की बात करें तो दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन होता है, तो यस, इसका डी भी करेक्ट है, इसका सिर्फ सी गलत है। तो जो यूनिट टेस्ट होते हैं इनका संबंध मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इकाई परीक्षण जो होते हैं, मतलब कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो जनरली पाठ्यक्रम विशिष्ट और शिक्षक नियंत्रित होते हैं, ठीक है, टीचर कंट्रोल्ड बाय टीचर होते हैं। और जब मानकीकृत की बात करें तो ये व्यापक होते हैं और जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, कंट्रोल्ड बाय टीचर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो चर्चा करना और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर देना, यह शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, ये तो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट है, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम भी उठाता है, ठीक है। ये बात कर रहा है एक बच्चे मोहन के बारे में। तो जो मोहन है वो पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है। तो वह फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर है, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है मोहन। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अश्योर प्रतिमान के अवयव हैं। तो इसमें हो जाएगा जो अधिगम करता है इनका विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण करना तथा माध्यम और सामग्री का चयन करना तथा मूल्यांकन करना। तो जो हेनरिक और मोलेंडा थे इन्होंने 1999 में अश्योर मॉडल तैयार किया था, और यह एक प्रसिद्ध निर्देशात्मक डिजाइन गाइड था जो कि रचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने के माहौल को क्या करता है, बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया और तकनीक का उपयोग करता है। तो जो अश्योर हैं इनके घटक कौन कौन से हैं, तो इनमें शामिल है अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण करना। अश्योर के बेसिकली फुल फॉर्म, तो ए स्टैंड फॉर अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निरूपण करना, विधियों और माध्यमों तथा सामग्रियों का चयन करना, कौन सी विधियों से, किस माध्यम से और कौन सी सामग्री से पढ़ाया जाएगा, जो माध्यम है और उनकी सामग्री है उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, जो अधिगम करता है इनकी भागीदारी की आवश्यकता और जो मूल्यांकन होगा और उसका संशोधन होगा, इस पर बात करता है अश्योर। नेक्स्ट है, किशोरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो उनमें समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन पाया जाता है, किशोरों की बात करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। What should not be a role of teacher in the construction of knowledge by students। तो जो वास्तविक विश्व की समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए वास्तविक उपयोग उपागमों पर केंद्रीकरण होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए।
एक शिक्षक के लिए स्व विश्लेषण करना व स्व आकलन करने को हतोत्साहित करना गलत है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए एक टीचर को स्टूडेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। साथ ही टीचर को कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव है उनके प्रति संवेदनशीलता प्रकट करनी चाहिए, ये तो सही है। जो कक्ष होता है उसमें सहयोगी और सहभागितापूर्ण अधिगम को संबल भी प्रदान करना चाहिए टीचर को, लेकिन हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है। खोज विधि के द्वारा क्या करता है, यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण भी देता है। इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जो खोज विधि होती है यह छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। खोज विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल एटीट्यूड का विकास होता है, तो इसका डी भी करेक्ट है, इसका सिर्फ गलत है ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की, और इसमें हम पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इसमें बताना है, वॉइस बताना है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें कह रहा है कि हिज एटीट्यूड वेक्सेस मी समटाइम्स, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई के साथ आता है एम, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म एट हिज एटीट्यूड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक है, तो फिलिंग द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। द ट्रेन वॉज अबाउट लीव द स्टेशन व्हेन वी डैश देयर, तो व्हेन वी रीच्ड देयर, ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ है सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रीच्ड देयर। नेक्स्ट है 53 से लेके 55 तक के क्वेश्चन के लिए फिलिंग द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डैश कमिंग टू द पार्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड, मतलब उसका फ्रेंड कौन, रमेश। रमेश क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा, आर और हैव और वर ये सभी तो प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रमेश इज कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट है टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर, तो इससे ब्रेड एंड बटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने टीजीटी के कॉमन पेपर में भी किया था और वहाँ पे भी सिंगुलर था, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन डी इज। नेक्स्ट है मिसेस कनवाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। आर्टिकल से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो प्रिंसिपल के पहले क्या आर्टिकल लगेगा, एन, द या फिर ए या फिर नो आर्टिकल, तो यहाँ पर हो जाएगा मिसेस कनवाल इज डैश द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका पूरा सेंटेंस होगा मिसेस कनवाल इज प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। क्योंकि जब स्कूल, चर्च और टेम्पल या फिर प्राइमरी उद्देश्य हो तब आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल है, लेकिन कहाँ के प्रिंसिपल है बता दिया गया है कि पर्टिकुलर वो स्कूल के प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर वो नहीं बताता है स्कूल का तो फिर हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे बताया गया है पर्टिकुलर स्कूल, चर्च, टेम्पल, तो यदि कोई प्राइमरी पर्पज होता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स या फिर फ्रेजेस हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए कह रहा है पीपल गेव, बी कह रहा है प्रेसिडेंट, सी में है हिम सपोर्ट एंड डी हिम एंड ई इज हैविंग इलेक्टेड। तो इसको हमें अरेंज करना है, तो इसमें सबसे पहले आएगा हैविंग इलेक्टेड, क्या आएगा हैविंग इलेक्टेड, उसके बाद क्या आएगा हैविंग इलेक्टेड हिम सपोर्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हैविंग इलेक्टेड हिम सपोर्ट, फिर उसके बाद सपोर्ट किसको सपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद आएगा पीपल गेव किसको, हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा EDBAC, तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, पीपल गेव हिम सपोर्ट, पीपल गेव हिम पीपल ने सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया किसको, हिम मतलब कि प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया गया 137 से लेके 138 क्वेश्चन तक, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड, तो द विटनेस विल बियर आउट, यहाँ पे हो जाएगा बियर आउट मतलब कि सहना, तो बियर आउट व्हाट आई हैव सेड, तो बियर अप मतलब क्या होता है पेश आना या फिर अनुसरण करना, और बियर विद मतलब कि सहन करना, और बियर ऑन मतलब कि संभालना या फिर किसी पर असर डालना। नेक्स्ट है कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट
हाउ द एक्सीडेंट डैश, तो कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम आउट। ठीक है, केम आउट मतलब कि कैसे एक्सीडेंट घटित हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे कि कैसे एक्सीडेंट घटित हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि हम बात करें केम अप की, तो केम अप मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, केम बाई मतलब कि के द्वारा आया, और केम डाउन मतलब कि उतरना या फिर नीचे आना। नेक्स्ट है द ट्रूप्स वर प्रिडर्ड टू मोबिलाइज, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग, अंडरलाइन वर्ड। तो इसका बताना है मोबिलाइज का अपोजिट मतलब कि एंटोनिम बताना, तो मोबिलाइज का एंटोनिम होगा डिसमिस। तो यदि हम बात करें कन्वीन की, तो इसका मतलब होता है बुलाना, लाइन अप मतलब कि पंक्तियां बनाना, लाइन बनाना, रिट्रीट मतलब कि पीछे हटना। जैसे होता है ना रिट्रीटिंग मानसून, मतलब कि मानसून का पीछे की तरफ हटना, लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट है ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट अप्लॉम, which of the following words can correctly replace the underlined word in the above sentence। तो यहाँ पे अप्लॉम को कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फिडेंस। तो ही डिलीवर किया उसने स्पीच को किससे, विद ग्रेट अप्लॉम से, मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पीच डिलीवर करी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हिंदी की, और इसमें पहला है गद्यांश दिया है, कह रहा है कि पहला, करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता है। मतलब कि हम जिस पर करुणा करते हैं वो वापस उस इंसान पर करुणा नहीं दिखाता है, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है या फिर श्रद्धा या फिर प्रीति करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या होता है, वो करुणा पाकर कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं है, ये लास्ट पंक्ति में था, तो उसमें हो जाएगा कोमल भावों की परिकल्पना करना। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है, तो जिस पर करुणा की जाती है वही। नेक्स्ट है कह रहा है कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला उसके लिए कहते हैं साप्ताहिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची पखेरु भी है, नभचर भी है, नभ और अंडज भी है, लेकिन निशिचर, निशि मतलब होता है रात, तो इसका निशिचर नहीं है, बाकी सभी सही है। निशिचर ये पर्यायवाची हो जाएगा दानव, दैत्य या फिर राक्षस का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द कौन सा नहीं है। समास पूछा गया था टीजीटी में भी, तो जो ध्यान मग्न है ये द्वंद्व समास नहीं है। इसमें लूट मार करना, काम काज, खास फूस, ये सभी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पे जो वनस्पति है यही अशुद्ध है। बाह्य, यजमान और बाण करेक्ट है। वनस्पति नहीं होगा, ये होता है वनस्पति। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि किस में है, तो फल, ठीक है, निष्फल इसमें है विसर्ग संधि। सज्जन, उच्चारण और तल्लीन इसमें है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, तो अक्ल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। तो हम लोगों ने पीजीटी के भी कंप्लीट जर्नल पेपर मतलब कि कंपलसरी पेपर को डिस्कस किया है, और इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही यदि आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही हम लोग EMRS के आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे, तो आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।